चुके हैं जो अगले साल, अरे बस कितने साइन कर लिए इसने भाई। तो ये सारे बच्चे आईटीएन बन चुके हैं, जो आप लोगों का नेक्स्ट ईयर का सपना है ना, या आपका जो एम है। इन सभी बच्चों से हम जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी, और आपके कुछ सवाल हो कमेंट में तो वो पूछ लो, क्योंकि इन सवालों के जवाब आपके जो हैं वो इनके पास हैं, क्योंकि ये इस फेज से निकल चुके हैं, इन्होंने ये जीवन जिया है जो आप अब जीना स्टार्ट कर रहे हो। माइक मिल जाएगा एक, माइक दे दो। चलो अभी तो इसी से बता दो भाई, कुछ सवाल बच्चों के ले लेते हैं इसमें से, है ना, या इनके बिहाफ पे मैं कुछ सवाल की। सर 11th बर्बाद है, अभी पूछ रहे थे मेरे से। हाँ, मेरी भी सेमी हाँ, वेस्टेड कि थी। 11th बर्बाद है, क्या करें बताइए। मेरी 11th सेमी वेस्टेड थी। एक्चुअली 11th में मैं इतना सीरियस नहीं था। थोड़ा जूम आउट कर दोगे क्या, जूम आउट, ये बच्चे भी दिख जाएंगे। हाँ ठीक है, आप बताओ। 11th वेस्ट है इनकी, और अब इनको सही करनी है, कैसे हो जाएगी। हाँ, तो 11th में मैंने पूरा घूमने फिरने में, मतलब दोस्तों के साथ गेड़िए में, गेम खेलने में, मूवीज देखने, वो सब में निकाल दी। तो अभी फिर 12th में रियलाइजेशन हुआ कि सीरियस तो होना ही पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो 12th में मैंने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो किया। टीचर्स ने स्टार्ट में बताया था अगर 11th वेस्टेड भी हो तो भी आप लोग वरी मत करो, लास्ट में आपको बताया जाएगा क्या करना है, कैसा करना है। टाइम मिलता है, मीन्स के पहले 1-2 महीने मिलते हैं, उसमें इनफ है। 11th अगर आपकी थोड़ा भी बेस पक्का होगा ना, आपकी हो जाएगी। रिवीजन क्लासेस आती है, सारे टीचर्स देते हैं। उसके बाद आप मंजिल देख सकते हो, मंजिल भी अच्छी चीज़ है, मैंने वो भी देखा था। मोस्टली मेजोरिटी तो मैंने रिवीजन क्लासेस से 11th करी थी। अच्छा हाँ जी। ठीक है, कुछ बच्चों के सवाल है। एक तो टाइम टेबल वाला मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, किसी ने कुछ टाइम टेबल फॉलो किया था, कोई बताना चाहे टाइम टेबल के बारे में। हाँ जी, हाँ सर जैसे कुछ लोग थोड़ा होते सा आगे आ हैं जाओ। जो रात में पढ़ते हैं, कुछ सुबह पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से तो वैसे सुबह। बता दो भाई, ये टीटी बहुत अच्छा खेलता है, अभी हम मैच खेल के आए हैं। थैंक यू सर। हाँ तो कुछ रात में पढ़ते हैं, कुछ सुबह पढ़ते हैं, तो मोस्टली आप सुबह प्रेफर करो, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका सुबह ही होने वाला है। और एफिशिएंसी सुबह बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना पेपर के दिन बहुत ख़राब हो सकता है। उसको अभी अभी से बिल्ड करना चालू कर दीजिए एफिशिएंसी सुबह की, वरना पेपर के टाइम बहुत दिक्कत होती है। ये बच्चे वैसे वाले हैं, अभी 11 से 12 आ रहे हैं, तो ये उस टाइप का टाइम टेबल पूछना चाहते हैं कि 5:30 बजे उठे, फिर फ्रेश अप और ये सब वाले, वो ऐसा टाइम टेबल तो नहीं बनाना इनको। बना सकते हैं, पर हाँ उसका उतना कुछ ज़्यादा फायदा होता नहीं है, अच्छा, क्योंकि मुश्किल होता है तो बहुत पढ़ना। तुम कैसे पढ़ते थे, किस, मैसेज जैसे मान लो 24 घंटे को अगर डिवाइड करें तो आपके हिसाब से कैसे आपने किया सर है। जैसे 7 आवर्स मिनिमम स्लीप मतलब लेनी चाहिए, 7 आवर्स तो। उसके बाद 24 में से 7 गए, 17 बचे। 17 में से अगर 12-13 घंटे भी पढ़ रहे हो, और बाकी आप लोग जो खाना पीना उस सब में निकाल रहे हो, बाहर टहलने जाओ, वॉकिंग करो, तो अच्छा हो जाएगा। 12-13 घंटे अगर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है, मतलब। अच्छा चलो सही। अगला सवाल है कि स्कूल के साथ मैनेज कैसे करें, कोई स्कूल गोइंग था जिसने सर 11th किया में है। था। अच्छा, कैसे किया स्कूल गोइंग के साथ, कैसे कवर किया। 11th में तो मेरा नॉर्मल स्कूल था, 12th में डमी करवा लिया था। अच्छा 12th में डमी करा लिया था, 11th में हाँ, नॉर्मल था। 3 स्कूल के साथ कैसे पढ़ते थे। 11th में मैंने वन शॉट्स, जब मेरे को तो वैसे स्कूल में मैं ऐसे ही माइंडसेट था 11th में कि स्कूल जाओ, कहीं पे भी जाओ, पढ़ाई तो नहीं करनी है, स्कूल जा रहे हो, दोस्त मिल रहे हैं, मस्ती करनी है। तो जब भी एग्जाम आते उससे पहले वन शॉट्स देख लिए, नोट्स बना लिए, पढ़ लिया, क्वेश्चन लगा दिए, वही करते थे। अच्छा, हाँ जी। अगला सवाल है बैकलॉग वाला। किसी का 11th का बैकलॉग था कुछ, हाँ, कैसे कवर किया उसको 12th में। सर मैंने 11th अर्जुना बैच दिसंबर में ज्वाइन किया था, और कैमरा उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास ऑलमोस्ट 80% हो चुका था वहाँ पर, और 20% ही मैं कर पाया था बैच ज्वाइन करने के बाद। तो उसके बाद मैंने शुरू में, जैसे आप टीचर्स ने बताया कि 12th पे फोकस करो, तो मैंने 12th पे ही फोकस किया, और एक बेस बन गया था उससे, जिससे 11th जब 12th फिनिश हो गई थी, और बीच बीच में भी उसके बाद इनफ टाइम होता है कि आप 11th को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। और 12th में जो टीचर्स आप जिस तरह से पढ़ाते हो उससे काफ़ी अच्छा फाउंडेशन हो जाता है, जिससे 11th करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, फिर बैकलॉग इस थोड़ा इसको वो कर देना, स्क्रॉल नीचे कमेंट आ जाए। एक मुझे दिख रहा है डिसिप्लिन वाला सवाल, डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन किया, कौन करना चाहेगा। हाँ सर आ जाओ, इधर आ जाओ। डिसिप्लिन का जहाँ तक बात है, तो मैं मतलब पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन थोड़ा सा इधर आ जाओ। डिसिप्लिन से मतलब ये नहीं है कि दिन के 15-16 घंटे पढ़ रहे हैं, हर एक दिन पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं
मैं भी 10-15 घंटे लगभग 10 से 12 घंटे ही पढ़ता था डेली, लेकिन हर एक दिन कंसिस्टेंसी मेंटेन की। और डिसिप्लिन में यहाँ पे कुछ बोल दूंगा तो वो सिर्फ एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। तुमको खुद से आग होनी चाहिए कि तुमको फोड़ना है। तुमको अगर खुद से रखना है कि भाई मेरे को अगर रैंक मिलेगी, मैं अच्छे कॉलेज जाऊंगा, मेरा भला ही होगा, किसी और का कुछ नहीं होगा। तो ये दिमाग में ध्यान से रखो और बस पढ़ते चलो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारी रैंक आएगी, तुम ही को पढ़ना है, तुम्हारा ही सब चीज़ होगा। तो इस पे कोई कुछ किसी के बोल देने से या फिर कोई कुछ बोल दे तो फिर मैं पढ़ने लगूंगा, वो 3-4 दिन तक ही चलेगा, लेकिन अंदर से आग होगी। इसी को परजीवेरेंस कहते हैं। परजीवेरेंस रखो अपने अंदर और बस यही कहना है मेरे को। बच्चे हाइट पूछ रहे हैं वैसे तुम्हारी। हाइट मेरी 6'1". गर्लफ्रेंड के बारे में बता दो। गर्लफ्रेंड 12th में एक्चुअली 4 प्रपोजल्स आए थे, बट अच्छा। एक को भी नहीं किया, बट वाह। अभी सिंगल हूँ। कह रहा भी सिंगल हूँ। चलिए टेस्ट के बारे में बताओ जरा, टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज करते थे, कोई और बताना चाहे? हाँ हाँ। सर ये टेस्ट वाली बात बहुत अच्छी बोली। टेस्ट हम्म। देना बहुत जरूरी होता है। हम्म, टेस्ट, हम जो टेस्ट देते हैं वो हमारे टेस्ट का आधा ही पार्ट होता है। उसके बाद जो हम लोग एनालिसिस करते हैं तब हमारे टेस्ट देने का कुछ मतलब बनता है। वरना टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं अगर तुम उसको एनालाइज ही नहीं करते हो। तुम लोग सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बिना आंसर देखे, बस वही है। और टेस्ट को एनालाइज करने के लिए तुम लोग एक नोटबुक ही बना लो सेपरेटली। अब आगे 1 साल बचा है, 1 साल तुम लोग नोटबुक बना के अच्छे से प्रिपेयर करो। अब तो कुछ ही महीने बचे हैं, जनवरी में तो पेपर है। हाँ, 1 साल तो और नहीं क्या? बचा है। हाँ, अब तो अभी टाइम है, अच्छा अभी खासा time टाइम है, है। हाँ, अभी टेस्ट सही देने है। का बहुत अच्छा टाइम है। अभी टेस्ट दो, रिवीजन करो और जो 12th है उसके साथ साथ ये दोनों चीजें करो। अब टेस्ट एनालिसिस के लिए तो मैं बोलूंगा जो नोटबुक में आप हर एक पेज पे 1 दिन का टेस्ट का आप लिखा करो। स्टार्टिंग में ऐसा लिखो कि कहाँ आपने सिली मिस्टेक्स की, कहाँ आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की, कहाँ आपके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ रह गई, कहाँ आपने न्यूमेरिकल्स में गड़बड़ रह गई। फिर जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट और जो सिली मिस्टेक्स है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखो और उनसे मतलब वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, बस ये भी ध्यान में रखो। फिर बाद में आपने कितना टाइम लिया टेस्ट में, किस टाइम में आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब उस टाइम में आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं पॉजिटिव, ये आपको ध्यान में रखना है। और जिसमें आपकी एफिशिएंसी अगर लास्ट में कम है तो इसका मतलब है कि आपको 3 घंटे बैठने की आदत नहीं है, आपको 3 घंटे लगातार पढ़ाई के लिए वगैरह बैठना पड़ेगा। ऐसे एनालिसिस करने पर ही अच्छा होता, अच्छी रैंक आती है। सही बात है। टेस्ट दो और टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस भी करो, जो गलतियां हाँ। उससे सीखोगे, नहीं तब आगे कैसे बढ़ोगे? टेस्ट के बारे में एक चीज हाँ बोलना बिल्कुल, चाहूंगा। बताओ ऐड करो। टेस्ट के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा। अभी तो आप लोगों के पार्ट टेस्ट होंगे, लेकिन कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा फिर एंड में आते आते फुल टेस्ट के ओरिएंटेड हो जाए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं सिर्फ पार्ट टेस्ट देके चले जाते हैं और लास्ट में टाइम नहीं बचता है, लास्ट में 11th रिवाइज भी करना सही होता बात है। है। तो एक और फुल बोर्ड का भी टेस्ट, प्रेशर आता है इनके हाँ, ऊपर, फिर प्री 12th बोर्ड्स में। वगैरह आ हाँ, जाते हैं। तो फुल टेस्ट हैंडल करना अपने आप पे एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत लोग उसको नहीं कर पाते, इसकी वजह से उनका पेपर खराब होता है, सिर्फ पार्ट टेस्ट देके जाते हैं। तो फुल टेस्ट दिया करे। और मैं 3 घंटे फुल टेस्ट देता था, उसके 3 घंटे एनालिसिस करता था। एनालिसिस तुमने नहीं किया, वो पेपर देना बेकार है फिर पूरा। एक हो सके मैंने अलग से एक नोटबुक मेंटेन करके रखी थी। मैं कुछ नया सीखा या फिर क्लास में उसका कुछ एडवांस वर्जन टेस्ट में पूछा जो कि मेरे से गलत हुआ, उसको मैं नोटबुक में नोट करते रहता था। तो उस नोटबुक को मेंटेन करे और एनालिसिस जरूर करे। बच्चे कह रहे हैं पीवाईक्यू नहीं होते, मतलब ये एक सवाल ऐसा है बच्चे जो लिख रहे हैं कि पीवाईक्यू नहीं हो रहे हैं। तुम लोगों के साथ भी ऐसा होता था कि कभी क्वेश्चन करने बैठे नहीं हो रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा ही क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो कभी किसी के साथ होता था? हाँ, तो कैसे उससे मोटिवेट होते थे कि भाई करना है मेरे को? वैसे पीवाईक्यू को तो करना तो चाहिए, वही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉड्यूल्स क्लास से आप पीवाईक्यू भी कर सकते हैं, लेकिन पीवाईक्यू जैसा मोस्टली सर तो क्लास में भी करवा सकते हैं। सर क्लास में भी कवर, लेकिन बच्चों को मान लो कोई होमवर्क देते हैं या तुम लोग को जब होमवर्क होमवर्क तो मिलता सबसे था ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कभी सवाल नहीं बन रहे हैं तो होता है ना ऐसा एकदम डिमोटिवेशन? हाँ सर, वो तो होता है, वो चलता है, वो साल भर चलता है, वो हमसे भी सारे नहीं, मतलब नॉर्मल सी बात है ना ये? नॉर्मल बात है वो भाई देखो, नॉर्मल सी बात है, सवाल नहीं बनना। हाँ, सारे सवाल बन जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं। अब बाकी टेस्ट में एक और ऐड करना चाहूंगा, जो टेस्ट देते हैं, अच्छा, टेस्ट टेस्ट देने एनालिसिस का पीडीएफ बना रखा था। और टेस्ट देने के बाद वो जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं 1 उन वीक सबको फिर से टॉपिक बनाना है। कंप्लीटेड। वाह यार, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब तक सही मैं है। उसे फिर से नहीं बना, क्योंकि टेस्ट में क्या सर वो अलग अलग कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट वहाँ सीख लेना चाहिए वहाँ से। क्योंकि और टेस्ट के साथ जैसे टेस्ट दिए उसका रिजल्ट आने के बाद तुरंत ही अगर उसका एनालिसिस हो जाए तो ही बढ़िया भाई। क्योंकि फिर अगला सप्ताह तो एक और टेस्ट आ जाता है, फिर उसके बाद वो टेस्ट छूट ही जाता है, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता है। सही है। अब ये बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन वगैरह कुछ रहा जीवन में? बताएं आप कुछ। हाँ सर, डिस्ट्रैक्शंस तो होंगे क्योंकि सर सोशल मीडिया का ज़माना है, तो डिस्ट्रैक्शंस आना तो है, लेकिन सर इसे एक कंट्रोल माइंडसेट से सर अगर एक परफेक्ट टाइम टेबल हो तो डिस्ट्रैक्शंस किसी काम के नहीं है सर। एक आग होती है अंदर, अगर वो आग आपके अंदर है तो वो डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए किसी काम के नहीं है।
That's it. सही बात है, बिल्कुल। हाँ बताएं PYQ का। जो बच्चे बोल रहे थे कि हमसे PYQ नहीं होते या क्वेश्चन नहीं होते, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे बड़ा जो मतलब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है वो है आपको जो क्लास में थियरी पढ़ाते हैं। आपकी थियरी पूरी रटी होनी चाहिए और आपने हर एक चीज़ समझी होनी चाहिए। जो भी मैकेनिज्म सर आपको बता रहे हैं, किसी भी चीज़ का अगर कोई एक्सेप्शन तो होगा, जो भी वो आप हर एक चीज़ को आपको याद होनी चाहिए। 80% आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके पीछे का 80% जो है वो आपकी थियरी है। बाकी 20% ये होता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थियरी आपकी टॉप नॉच होनी चाहिए। और कोई सवाल आपके दिमाग डिस्ट्रैक्शन पे में? बोलना चाहूँ हाँ सर, बताएं। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब। तो क्योंकि ये सब मोबाइल में ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल से सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। मोबाइल में ऐसा फीचर्स भी हैं जो आप डिस्ट्रैक्शन कम कर सकते हैं। जैसे जैसे कौन सा? जैसे आपके लिए फोकस मोड हो गया, फोकस मोड हो गया। आप हाँ। ऐप्स में टाइमर लगा सकते हैं। यहाँ पे फिर उसमें फिर खुद पे इतना कंट्रोल रखना पड़ता है कि वो टाइमर फिर आप बढ़ा ना दें, ऐसा हो जाता है। बाकी फोकस मोड यूज़ कर सकते हो। फोकस मोड में ऐसा होता है कि आपके जितने भी ऐप्स हैं, कुछ सिलेक्टेड ऐप को छोड़ के जो भी आपकी जो पढ़ने के लिए होगा मटेरियल सब, वो सब छोड़ के बाकी सबको ऑफ कर सकते हैं। वो आपको उसमें चालू ही नहीं होगा जिसमें फोकस मोड होगा। चलो बढ़िया। ऐसा शॉर्ट कर नोट्स के सकते बारे हैं। में कुछ बताना चाहोगे कोई? शॉर्ट नोट्स बनाए हाँ, थे। शॉर्ट नोट्स के बारे में बताओ जरा, कैसे बनाए थे, कैसे बनाए ये लोग? शॉर्ट नोट्स में यूजुअली ऐसा ही इंक्लूड करना चाहिए जो आपको मतलब जो चैप्टर नहीं आते, जैसे कि मान लो मेरे को एक सेकेंड, जैसे मेरे को रोटेशन नहीं आता था तो मैंने पहले रोटेशन की थियरी पढ़ी, उसके क्वेश्चंस लगाए। अभी वो क्वेश्चंस के साथ में लाइक जैसे कि एक क्वेश्चन हार्ड आ गया, वो क्वेश्चन का कुछ मतलब जो कोर डेटा जो वो क्या करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आए तो ये वाला टॉपिक रह गया। वो सारी चीज़ें शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना चाहिए जो बाद में आपको याद आए कि ये क्वेश्चन में मैं अटका था, ये मेरे को अगर आ जाए तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ऐसा सब। और शॉर्ट नोट्स कॉम्पैक्ट रखना चाहिए, एक या दो पेज ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो आपको रिवीजन एक चैप्टर का पूरा? हाँ, एक चैप्टर का एक चैप्टर का 1 या 2 पेज में आपको शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करना है। हाँ, वही करना है। बाकी शॉर्ट नोट्स तो होते ही है बेस्ट फॉर रिवीजन। अच्छा, और रिवीजन कैसे करते हो पुराने चैप्टरों का, कैसे करते हो तुम लोग? कोई बताना चाहे? आप बताना चाहोगे? सर जैसे जो टॉपिक रिवाइज करते हैं, मेरे हिसाब से तो उसको लिख के समझाते हुए, जैसे मान लीजिए अपने ही पेपर पे, जैसे मेरे को हाइड्रोकार्बन रिवाइज करना है, तो एक पेन लिया, एक खाली पेपर लिया और उस पर लिख के याद करके कि ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। और फिर जो क्लास में क्वेश्चन कराते हैं उसको दोबारा मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक में तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास के क्वेश्चन 2-3 बार करना, उससे थ्योरी डेवलप और होती जाती है, तो उससे बहुत फायदा होता है। और PYQs आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? सर रिवीजन में अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो शॉर्ट नोट्स को एक बार पढ़ लो। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो थ्योरी के नोट्स जो क्लास में पढ़ाए गए उनको एक बार रीड कर लो। थोड़ा सा अगर समय बचता है तो थोड़े से क्वेश्चंस भी लगाना बहुत अच्छा रहता है। ऑर्गेनिक में तो मेजर रिवीजन क्वेश्चन से ही होता है, और जैसे मैथ्स और फिजिक्स हो गया उसमें भी कुछ क्वेश्चंस अगर आप लगा सके हो तो बहुत अच्छा रहता है। रिवीजन में काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो क्वेश्चन से समझ में आ जाते हैं। मॉड्यूल का कह रहे हैं बच्चे? सर मॉड्यूल मॉड्यूल करना इम्पोर्टेंट होता है काफ़ी उससे कई चीज़ें नई समझ में आती है, तो सर मॉड्यूल तो इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है। अब एक मेरी तरफ से सवाल है, इन बच्चों को सभी लोग एक एक करके क्या गाइडेंस देना चाहोगे? अगले साल इनका पेपर है, आपसे शुरू करते हैं अपने मन से। अब इनके सवाल छोड़ देते हैं अपन, क्योंकि मैक्सिमम सवाल आपके कवर हो चुके हैं, यही सवाल होते हैं मेनली, है ना? सो मेनली तो मैं बहुत ज़्यादा ओरिएंट टेस्ट में ही बोलना चाहूँगा, जो कि मैंने अभी बोला। सेकंड चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, 12th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि तुम्हें इस पे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। 12th के बोर्ड्स हो गए, जेईई मेंस हो गया, जेईई एडवांस हो गया, तो कहीं ना कहीं अपने हर एक दिन को प्लान करो, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ। लॉन्ग टर्म में जाओगे फिर तुमको लगे उस टाइम, तो जब तुम लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हो तब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ गोल बन जाएगा, मेरे से हो जाएगा, लेकिन फिर वो 2-3 दिन बाद लगता है यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो लॉन्ग टर्म गोल्स मत बनाओ, शॉर्ट टर्म बनाओ। मैं जैसे रात को सोने से पहले आधा घंटा आराम से बैठता था, मेरे घर में एक व्हाइट बोर्ड था, उसमें मैं लिख लेता था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मेरे को अगले दिन क्या क्या करना है। कुछ अगले दिन कर लिया, उसको कट कर दिया, अगले दिन फिर पढ़ते 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 सब 10 या 12 गोल्स बनाता था, 8-10 अचीव हो जाते, उनको कट करके फिर सोने जाता था। तो बस वही बोलूंगा, कंसिस्टेंट रहो, और बस यही कहना चाहूंगा। और लास्ट में टेस्ट देना प्लीज मत छोड़ना, और अच्छे से रिवाइज करके जाना। चलो, आपकी तरफ से कुछ बच्चों को सजेशन? सर जैसे होता है हमेशा कि किसी न किसी का छूट जाता है, कोई जैसे अभी किसी का 11th का बैकलॉग होगा, किसी का भी जो फिजिकल हुआ तो फिजिकल का बैकलॉग होगा, इस तरह से होता है बैकलॉग। तो जैसे काफ़ी लोग हार मान जाते हैं कि ये अब टाइम कहाँ बचा, अब तो इतने महीने बचे हुए, अब 2 महीने बचे, 4 महीने बचे हुए,
तो ऐसा ऐसा कोई नहीं है कि जितने भी टाइम बचे बस उतना टाइम में अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो आपका रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो सकता है। आप जहाँ पे हैं आप उससे काफ़ी बेहतर हो सकता है, क्योंकि हर बार जब भी मैंने सोचा कि ये अब तो इतने महीने बचा, अब इतना मैं कैसे सुधार सकता हूँ, लेकिन फिर यही सोचा कि अब ठीक है इतना ही है, इतना मैं बेस्ट दे देता हूँ, लेकिन उतना में ही काफ़ी अच्छा आ गया है, उतने में रिजल्ट काफ़ी अच्छा सुधर सकता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना कि हाँ 10 दिन बचा हुआ है तो 10 दिन में बस अच्छे से पूरी मेहनत करो, वो भी रिजल्ट को काफ़ी अच्छा कर सकता है। बस टाइम टाइम कैसा कभी सोचना ही नहीं है कि टाइम हमारे पास बहुत कम है, टाइम अच्छा खासा होता है, बस आप यूटिलाइज किस तरह से करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। सही और है। टाइम एक बार वेस्ट ना नहीं अपनी अपनी करना रैंक है। भी बताते जाना, बच्चों को पूछ रहे हैं मेरी रैंक है CRL में है 5514 एंड OBC में 1213। आपकी? मेरी जेई मेंस में रैंक 1050 है, जेई एडवांस में 3101 है। ठीक है, आप कुछ सजेशन देना चाहें बच्चों को? सर मैं कहना चाहूँगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो आप हम्म। तो कोशिश कीजिए टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस कीजिए, हम्म। क्योंकि कई बार क्या होता है हम कोई टफ क्वेश्चन करते हैं हम्म। तो 5 मिनट तक ट्राई करते हैं तो उसके हम्म। बाद कई बार ब्रेन अपने आप स्लो हो जाता है, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले लेते हो। तो अगर आपने टाइम फिक्स कर दिया कि इतना टाइम में मुझे करना ही है, तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी हाई रहती है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो उससे कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते हो और काफ़ी रिसोर्सेज भी कर लेते हो उससे। चलो बहुत बढ़िया, अपनी रैंक बता दो इनको। मेरी जेई एडवांस में रैंक 5623 एंड ओबीसी रैंक 1259। चलो बहुत बढ़िया, अपनी तरफ से कुछ हाँ सर। एक एडवाइस इनको। जैसे कि हम सब ऑनलाइन स्टूडेंट थे, आप लोग भी हो, तो फिर ऑनलाइन में एक बहुत बड़ी गड़बड़ बच्चे ज़्यादातर कर देते हैं वो कि ज़्यादातर सिर्फ लेक्चर्स देखते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, एनकेसी सर ने कहा था कि जितने आवर्स आप लेक्चर देखते हो ना उतने आवर्स की सेल्फ स्टडी मस्ट है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग के लेक्चर किसी काम के नहीं अगर तुम लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, जाके एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, जितने आवर्स की तुम लोग ये लेक्चर देख रहे हो उतने आवर्स की सेल्फ स्टडी ज़रूर करो। वैसे मेरी रैंक थी 2157 और मेरी SC रैंक है 34। नेक्स्ट आपका क्या गाइडेंस है इनके लिए? सर जैसे टेस्ट वगैरह में बहुत कम नंबर मेरे खुद के बहुत कम आते थे, अभी रिवीजन के टाइम भी मेरे कम नंबर आते थे, तो उससे कभी डिमोटिवेट नहीं होना कि टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट में आपको क्या नहीं पता कि क्या चीज़ आपने जो पढ़ी है वही आ जाए नहीं आए, तो हमेशा मोटिवेटेड रहना है और ये नहीं कि कभी टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, टेस्ट को एनालाइज हमेशा करना है, 6 आवर्स की सिटिंग बना के रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी रैंक है 2489। चलो बहुत बढ़िया, आपका इधर आके थोड़ा क्या सजेशन इनको? एक मेरा सजेशन यही है कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस तो नहीं बोल सकता क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपने आपके सपोर्ट में ही रहते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को भरोसा दिलवाओ कि आप एलिजिबल हो ये एग्जाम के लिए। जैसे कुछ बच्चों का रहता है कि उनके पेरेंट्स ही मना कर देते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे ऐसा वैसा, तो आप उनको ट्रस्ट दिलवाओ कि आप कर सकते हो, आप मतलब आप पढ़ो उनके सामने, आप मार्क्स लाके दिखाओ उनको, तो वो आपको हमेशा सपोर्ट ही करेंगे। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को अपने टीम में ही रखो, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपको फुल सपोर्ट करते हैं। और मेरी एडवांस की रैंक है 4745। चलो बहुत बढ़िया, आपका? सबने आप सभी को जर्नी के दौरान जो चीज़ें उनके बारे में एडवाइस तो दे दी, बस एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बोलना चाहूँगा वो है आपका जब आप एग्ज़ाम देते हो कोई भी, मतलब मेंस या एडवांस, उस टाइम पे आपका टेम्परामेंट क्या है। देखो अभी तुम लोग सब एक दूसरे खुद को बोलते होगे कि मैं पैनिक नहीं करूँगा, मेरा जहाँ वहाँ पे जाके कुछ पैनिक नहीं होगा, पर ट्रस्ट में आप में से 99% बच्चों ने मेंस 1 में जाके आप पैनिक कर दोगे और उसके वजह से बहुत सिली मिस्टेक करोगे। आपको आने के बाद समझेगा कि यार मैंने वो गलती कर दी थोड़ा पैनिक करके, पर बिलीव मी वो एक बहुत अच्छी बात है कि आपको रियलाइज़ होगा मेंस 1 में ही कि आपने क्या गलती की, और जितना आप अपना टेम्परामेंट बिल्ड करोगे ना उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। एडवांस के दिन आपको बस यही करना है, उन 6 घंटे जो है उसमें बस ट्राई करो कि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दिला पाओ, उसमें पैनिक मत करो, खुद को काम रखो, कंपोजर रखो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले ज़्यादा प्रेशर मत लो, और बस। मेरी एडवांस में रैंक 3118 और मेंस में 99.45 परसेंटाइल थी। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। हाँ, क्या ऐड करना है? आप 12th में आते हो ना या 11th में, जब भी आप पढ़ाई करते हो आप अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करो, बस। चलिए नेक्स्ट। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि बच्चों के कुछ क्वेश्चंस कभी बनते नहीं हैं तो उससे डीमोटिवेट ना हो, उन क्वेश्चंस के पीछे जाए यानी बेसिक पे जाए एंड उसे वापस से रीएनालाइज करके फिर वापस वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड सर बेसिकली ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड बाद में वो क्वेश्चन बनाना छोड़ देते हैं या तो ईजी क्वेश्चन बना के अपने आप को सेटिस्फाई करने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए बिकॉज क्वेश्चंस तुम्हारे हिसाब से नहीं आएंगे एग्जाम में,
जो प्रैक्टिस की हो, मान के चलो उस लेवल के एक ऊपर ही प्रैक्टिस करो, बिकॉज टेम्परामेंट जो रहता है एग्जाम टाइम में वो तुम्हें गिरते हैं, चांसेस होते हैं गिरने के, तो मेंटेन करना जरूरी है। बाय द वे मेरी ओबीसी रैंक है एडवांस में 1345 एंड एयर है 6026। 12th के परसेंटेज एक बार बताना अपने अपने सब। सर 90%। 90 आपके? मेरे 93.8। 93.8 12th में आपके? 95.60। 95.60। 90.4। 90 भाई 9 से नीचे नहीं आ रहे। हाँ। सर मेरी रैंक मेरे परसेंटेज बहुत कम थे, अच्छा कितने? 65। 65। और हाँ। इधर हाँ। तहलका मचा दिया तुमने। थैंक यू सर। चलो बहुत बढ़िया। तुम्हारे? सर 97.2। 97.2 देख रहे हो? 90%। 90। 92.6। 92.6 देख रहे हो? तो ये अभी टेंशन ले रहे थे बोर्ड की। भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, बोर्ड की टेंशन मत लो। बोर्ड को कैसे कवर करना है कोई भी एक बच्चा बता दे, है ना? हाँ, कैसे करना है? सर मैं तो एक दिन पहले ही बैठता था बोर्ड्स के, बट सर एक दिन पहले बैठने का ये रहता है कि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और एक दिन में कवर करने में फिर वो टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आई प्रेफर कि जेई के साथ मतलब बोर्ड्स के 1-2 महीने पहले से ही तुम एक स्पेसिफिक 2 आवर्स या 3 आवर्स पर डे बोर्ड्स को भी देना स्टार्ट करो, बिकॉज सर उसमें लिखना है। और तो कैसे करना कैसे है वो चीज? हाँ वो सर बेसिकली मैं पहले जो बुक्स होते थे, टेक्स्ट बुक्स, उनको पढ़ता था, बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खुद लिख लिख के बाद में आंसर से मैच करता था और की पॉइंट्स नोट कर लेता था कि कौन कौन से पॉइंट्स मैंने मिस कर दिया जिससे मेरे मार्क्स जा सकते हैं। अच्छा सर ठीक एक है। और चीज ऐड हाँ। करना चाहूंगा। क्लास 12th के बोर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट रिपीटेटिंग होते हैं। पीवाईक्यूज जो हाँ, पीवाईक्यूज लास्ट में सीबीएसई की साइट पे जाके प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो और उसे एज अ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा आ जाएगा। बस हो गया काम। सर शॉर्ट नोट्स हाँ जी। हाँ, शॉर्ट नोट्स के लिए कुछ हाँ, बता रहे थे। ये शॉर्ट नोट्स अगर आप चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक अलग से बनाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर साथ साथ में डेली लेक्चर में आप ऐसा कर सकते हैं कि पेज का जो अपर पार्ट है उसमें कुछ पोर्शन छोड़ के उस पेज में जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट होंगे या किसी चीज़ को हाईलाइट करके या सिर्फ ऊपर जगह नहीं छोड़ के उसे मार्क भी कर लेते हैं, उससे आपका काफ़ी काम हो जाएगा। या फिर आप ऊपर जगह छोड़ के उसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी है उसमें मार्क लिख सकते हो उसमें। उससे मीन्स आपको ऐसा हो जो पेज पढ़ते पढ़ते आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ पूरा पेज देखने उतना कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत नहीं है, हाँ ये कॉन्सेप्ट है, ये मुझे भाई आता है या नहीं आता है, या इसकी थ्योरी ये थी, ये पता चल जाएगा और फॉर्मूला उसमें आराम से लिख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया है। सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाइयाँ। थैंक Thank यू you, सर। सब लोग आईआईटी में जा रहे हैं, है ना? यस सर। अगले साल ये लोग भी आएंगे तुम्हारे जूनियर बन के। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you, ओके। तो काफी अच्छे से गाइड किया इन लोगों ने आपको, Thank you, है ना? sir. Have a चलो nice day, sir. ओके, थैंक यू बस बस।